जब हुकूमत ने जस्टिस बंदियाल के जो उसके जो फ़ैसले और उससे पहले जो कुछ होता रहा उसकी रोशनी में हुकूमत ने एक एक्ट पास किया और मकसद ये था कि एक बंदा फ़र्द वाहद ये फ़ैसले ना ले। हुकूमत जो कौमी असम्बली का इजलास बुला रही है और साथ सेनेट का भी, उसमें उनका वो बड़ा अग्रेसिव होना चाहते हैं और उसकी अग्रेसिवनेस की निशानी आज आपको कुछ इशारा नहीं है बल्कि बहुत वाज़ेह इशारा मिल गया है मरीम नवाज़ की तकरीर से। हम आनी हाथों से निपटेंगे और इसको किसी सूरत नहीं होने देंगे जो करने जा रहे हैं। इस सारी सियासत में, इस सारी कश्मकश में जो स्मार्ट गेम है ना, वो पीपल्स पार्टी कर रही है। जी, हम बात कर रहे हैं आज कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस मखसूस नशिस्तों वाला सुना जाना था और उस पर बेंच बनना था, तो उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हो रहा था, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। बेंच बनने से पहले क्या हुआ, कैसे ये बेंच बना और क्या इसमें बहस हुई, और फिर अब आपको ये भी बताऊंगा कि हुकूमत ने जो स्ट्रेटजी बना रही है हुकूमत इसको काउंटर करने के लिए, वो क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें ज़ेर बहस हैं और बन्नू में क्या हुआ, इस पे आज हम बात करते हैं। तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर्स एक्ट के तहत एक रूल नया बन गया है। उसके मुताबिक चीफ जस्टिस जो होता है वो अकेले फ़ैसले नहीं लेता, यानी कि बेंच की, ख़ास तौर पे बेंच की तश्कील, केसेस की अलॉटमेंट, किस बेंच में कितने लोग होंगे और वो कौन कौन से जजेस होंगे, ये अब एक कमेटी बन गई है 3 जजेस पे मुश्तमिल। जब हुकूमत ने जस्टिस बंदियाल के जो उसके जो फ़ैसले और उससे पहले जो कुछ होता रहा उसकी रोशनी में हुकूमत ने एक एक्ट पास किया और मकसद ये था कि एक बंदा फ़र्द वाहद ये फ़ैसले ना ले, क्योंकि हुकूमत का ये ख्याल था, जो पहले भी ये ज़ाहिर है पहले भी रहे ये 13 महीने इमरान खान की जो अदम एतमाद है उसके बाद, और उसमें जो इन्होंने देखा या उससे पहले इमरान खान के दौर में जो उन्होंने देखा और जो बाद में वो देख रहे थे कि चीफ जस्टिस जो है उनका ख्याल था कि वो अकेले फ़ैसले करते हैं और वो अपनी मर्ज़ी का बेंच मुकर्रर कर लेते हैं, 3 रुकनी, 2 रुकनी, 4 रुकनी, 5 रुकनी, और वो उसी में फ़ैसले होते चले जाते हैं, एक जैसे बेंच होते हैं। और उनका ये ख्याल था कि हम ख्याल जजेस मिल जाते हैं और वो एक तरफ ही फ़ैसले देते रहते हैं। तो इस तरह से एक बंदे की मर्ज़ी को ख़त्म किया जाए और एक कानून आ गया। उसके मुताबिक हुआ ये कि अब जो फ़ैसले हो रहे हैं जो चीफ़ जस्टिस फ़ायद ईसा के आने के बाद, तो वो चीफ़ जस्टिस नहीं कर रहे, वो चीफ़ जस्टिस में 2 और जजेस हैं, यानी कि 3 जजेस कर रहे हैं। और उसकी कंपोजिशन क्या है, जस्टिस फ़ायद ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर। अब इसमें फ़ायद ईसा पे अगर कोई इल्ज़ाम तो नहीं आ सकता, क्योंकि उनके मुकाबले में 2 जज और हैं। तो कोई भी जो बेंच बनता है वो 3 जजों की मशावरत से बनता है। अब इसकी जब बारी आई है, ये जो PTI से मुतल्लक जो केस था मखसूस नशिस्तों वाला, तो उस पर एतराज़ ये आया कि एक जज ने, मैं नाम नहीं लेता, एक जज ने कहा कि जनाब चीफ जस्टिस साहब आप इसका हिस्सा ना बने, क्योंकि बज़ाहिर आप जो वो तरमीम आ रही है, जो मुमकिन एक तरमीम थी, जो एक ख्यालों में थी कि तरमीम आएगी और 3 साल के लिए वो एक बंदा चीफ जस्टिस जो है ना, वो जो भी उसकी जितनी भी मुद्दत होगी वो 3 साल के लिए रहेगा। तो आप चूँकि उसके मुमकिना फ़ायदा हासिल करने वालों में से हैं, तो आप उस हिस्सा ना बने और सीनियर जजेस पे मुश्तमिल एक बेंच बना दिया जाए। तो उस पर फिर काउंटर आर्गूमेंट आया जस्टिस फ़ायद ईसा की तरफ से कि ठीक है, अगर मैं नहीं बनता तो मेरे बाद फिर जो जज साहब बन रहे हैं चीफ जस्टिस वो भी ना बने, क्योंकि वो भी इसके फ़ायदा उठाने वालों में से होंगे, और उसके बाद जो आ रहे हैं वो वाले थे जिन्होंने इतराज़ उठाया था, वो भी ना बने, और उसके बाद जो आ रहे हैं वो भी ना बने। तो फिर हम सब निकल जाते हैं, उसके अलावा बना लेते हैं।
तो इस पे फिर बड़ी गर्मा गर्म बहस होने के बाद फिर ये वाला बेंच 13 रुकनी बन गया कि नहीं, इसमें सभी आ जाएं और सभी अपना फ़ैसला जो है वो अपने मुताबिक दे। तो देखें इस फैसले, ये एक बड़ा मतलब जितना ये कंट्रोवर्शियल हो रहा है उसमें उतनी ही चीज़ें निकल रही हैं कि ये शुरू से ही इस पे कुछ इस तरह की एक लाइन चल रही थी। अब अगली बात पे आते हैं कि हुकूमत क्या कर रही है। हुकूमत जो कौमी असम्बली का इजलास बुला रही है और साथ सेनेट का भी, जो वो 22 तारीख को शायद वो बुला लेगी, उसमें उनका वो बड़ा अग्रेसिव होना चाहते हैं। और उसकी एग्रेसिवनेस की निशानी आज आपको कुछ इशारा नहीं है बल्कि बहुत वाज़ेह इशारा मिल गया है मरीम नवाज़ की तकरीर से, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम आनी हाथों से निपटेंगे और इसको किसी सूरत नहीं होने देंगे जो करने जा रहे हैं। और ये कि आज ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले करने वाले सुन लें कि उनके ज़मीर बिके हुए, मतलब बहुत सख्त ज़बान। तो ये रवैया अब तक जो तय हुआ है, अब कल को तब्दील हो जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, कि ये सख्ती बरती जाएगी और शायद कौमी असम्बली और सेनेट में कहीं कहीं आपको कुछ दीगा मुश्ती नज़र आए, कुछ स्कफल नज़र आए, एक दूसरे को पकड़ के खींचने और पूरा मुक्की का माहौल भी हो सकता है बन जाए, इतनी हीट होगी। और फिर हुकूमत कुछ कानून साजी भी ऐसी कर रही है। ये जो मैंने बात जहाँ से शुरू की ऐसे नहीं की थी, शायद ये एक्ट जिसके तहत 3 जज मिल के कमेटी बनाते हैं, मुमकिन है इस पर बात हो रही है कि उसको वापस ले लिया जाए, लेकिन किस तरह वापस लिया जाए इसका अभी तक कुछ तय नहीं हुआ। और ये कि हुकूमत कुछ और किस्म के कानून साजी भी करने जा रही है, जिसमें शायद वो फैसले करने वालों के इर्द गिर्द कोई दायरे को तंग करेंगे, ख़तरनाक इरादे हैं। अब देखते हैं कि उसमें कामयाब कितने होते हैं। लेकिन एक बात तय है, एक बात आज और वाज़ेह हुई है, वो ये कि इस सारी सियासत में, इस सारी कशमकश में जो स्मार्ट गेम है ना, वो पीपल्स पार्टी कर रही है। अब उसकी तफसील फिर आपको कभी बताऊँ। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हैं, लेकिन इस पर तफसील के साथ फिर कभी को एक रील आउट करेंगे तो उसमें बताऊँगा कि कैसे पीपल्स पार्टी जो है वो स्मार्ट गेम करती चली जा रही है। इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज़ आज देखी है, सब ने देखी है, और उसमें इलेक्शन कमीशन ने ये कह के कि हम फैसले पर अमल दरामद करेंगे, उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को एक एक करके उसकी एक एक परत को उधेड़ दिया कि भाई ये कैसे हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि हमने किसी पार्टी को ख़त्म किया था, हमने किसी पार्टी को बैन किया था। ये कैसे हो सकता है कि ये कहा जाए कि हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाला जो मामला है वो गलत किया है। ये कैसे हो सकता है कि ये कोई कहे कि जी हमने बैट का जो निशान देने का जो फ़ैसला है उसकी गलत रीडिंग की है, और फिर वो जो अरकान ने जो एफिडेविट दिए हैं उनके हवाले से उन्होंने एक एक तफसील सामने रख दी है कि वो जो एफिडेविट थे वो किसने कैसे एफिडेविट दिए हुए थे। तो बेसिकली ये चैलेंज करने से पहले चैलेंज कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने फैसला चैलेंज करने से पहले ही चैलेंज कर दिया, अपनी पूरी पोजीशन वाज़ेह कर दी है कि वो क्या कहना चाहते हैं। साथ ये भी कह दिया कि हम अमल दरामद करेंगे। हाँ, अमल दरामद ना करने का कह के तो फिर वो फंस जाते फौरी। उन्होंने वहाँ से शुरू किया और आखिर तक वो पढ़ने वाली चीज़ है जिसमें इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने इस फैसले को पूरे को वो शायद वो उधेड़ के रख दिया उसने। तो आखिर में बनू वाली बात जो है वो बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। एक बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हुए थे आज और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ थे, लेकिन उसमें जो फायरिंग हुई है वो बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। कोई बहुत अथेंटिक इतला तो नहीं है, लेकिन ये है कि मुझे ये बताएं, कोई समझ में आती है ये बात कि एलानिया इतने बड़े इज्तिमा पे जो ऐलान करके हुआ था और इतने बड़े लोग आए थे उसमें, वो जौन से भी थे, वो पीटीआई के होंगे, वो पीटीएम के थे,
जलसा तो पीटीएम करवा रही थी, लेकिन पीटीआई के लोग भी बहुत बड़ी तादाद में आ गए थे, झंडे उन्होंने नहीं उठाए थे वो वाले, तो उस पर कोई फ़ौज या कोई फोर्सेस हमला कर सकती है? मतलब ये कैसे ये बात हज़म कर ली जाए? तो ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, इसमें कितनी हकीकत है ये शायद अभी कुछ देर में वाज़े हो जाएगा, लेकिन ये है कि ये कोई समझ में आने वाली बात नहीं है। ये कोई बड़ी साजिश है, और ये साजिश आपको पता है कि कई सरहदों के पार से आ रही है। कोई एक सरहद की बात नहीं मैं कर रहा, मैं मगरबी सरहद की सिर्फ बात नहीं कर रहा, उसमें मशरकी सरहद भी है और उसमें सात समंदर पार भी है। तो बड़ी बड़ी दूर से ये साजिश जो है वो मैनेज हो रही है। तो इस पे हमें सबको बिल्कुल होश के नाखन लेने चाहिए और सोच समझ के इस पे कोई भी बात की जाए, क्योंकि ये मुल्क की सलामती का मसला है, लोगों की जान और माल का मसला है, और ये इसमें कोई भी की गई बात जो है वो ऐसा इंतशार फैला सकती है कि जिसका सबको नुकसान होगा। तो ये थी बन्नू वाली बात। तो अब मज़ीद कोई तफसीलात इंशाल्लाह आपसे कल शेयर करें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।